हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विद्युत धारा का एक टॉपिक, अपवहन वेग, या फिर उसी को इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं और अपवाह वेग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अनुगमन वेग, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक हमने रॉड लिया, ये एक रॉड है, ये कॉपर का रॉड है। इस कॉपर के रॉड में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या अंदर मूव करते हैं? हाँ, एक दूसरे को ये धक्का मारते हैं, हिंड्रेंस पैदा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को धक्का मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा धक्का। कोई किसी डायरेक्शन में मूव करता है, कोई किसी डायरेक्शन में मूव करता है। जब तक इस पर कोई बाहरी ऊर्जा ना लगा दिया जाए या फिर इसे बाहरी कोई बैटरी से कनेक्ट ना कर दिया जाए, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, जिग जाग मोशन में घूमते रहते हैं, या फिर इसको रैंडम मोशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे मान लेते हैं उस कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर तो एक इलेक्ट्रॉन इधर। यानी ये सेम चीज़ है। ये कॉपर का वायर मान लेते हैं, ये कॉपर के वायर के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अलग अलग डायरेक्शन है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि अंदर तो ये मूव करते हैं, तो कुछ वेलोसिटी भी होना चाहिए, लेकिन नहीं। इनकी औसत वेग जो होता है जीरो होता है। नेट वेलोसिटी इनकी क्या होती है? जीरो होती है। जीरो क्यों होती है ये समझने वाला बात है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी समय दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो होता क्या है कि दोनों का कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिससे नेट वेलोसिटी जीरो होती है। और ये पूरे अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स ये घूमते रहते हैं और सारे एक दूसरे का कंपोनेंट को कैंसिल करते रहते हैं। तो इस वजह से इनका औसत वेग जीरो होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं भी घर में या फिर कहीं भी, मतलब कोई रॉड मान लेते हैं, लोहा का रॉड रखा हुआ है, कॉपर का रॉड रखा हुआ है, या फिर एल्युमिनियम का वायर रखा हुआ है, तो उसके अंदर विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब उसको हम बाहरी कोई ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे। ऐसे प्रवाहित नहीं होगी। तब तक उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, घूमने के लिए जिगजैग मोशन करते हैं और रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे लिखा है, जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के मतलब कि कोई एनर्जी नहीं दिया जाता है, तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन अव्यवस्थित यानी रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन करते हैं, जिसके कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग क्यों शून्य होता है ये चीज़ तो आप लोग समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम उसी टाइम इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी जीरो। इसलिए औसत वेग भी जीरो आता है। कोई भी कंडक्टर ले लीजिए जो धारा का प्रवाह करता हो, उस कंडक्टर का एवरेज वेग जो होगा वो जीरो होगा। तो मान लेते हैं कुछ इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का वेग U1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग U2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग U3 है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो हमने UN कर दिया। और जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे उसको n से डिवाइड कर देते हैं, तभी तो एवरेज आता है। एवरेज निकालने का तो यही फार्मूला है कि सबका समेशन बटे में जितना वो नंबर है उससे डिवाइड करना। इसीलिए तो ये इसका किस कंडीशन पे, जब ये किसी बाहरी सोर्स से, बाहरी एनर्जी से या फिर बाहरी विद्युत ऊर्जा से कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका एवरेज वेग क्या होता है? जीरो होता है। क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के वेग दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग से निरस्त कर देता है, जिससे नेट वेग शून्य हो जाता है। ये तो हम बात कर लिए जब आपका कंडक्टर बाहरी विद्युत क्षेत्र से आरोपित ना हो, बाहरी कोई एनर्जी ना दिया गया हो, तब क्या होता है ये हमने बात कर लिया कि उसके अंदर नेट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। और जीरो होने का रीजन क्या है ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम किसी चालक को बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे, ये मान लेते हैं चालक है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए,
तो बैटरी से जब हम कनेक्ट करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ धारा प्रवाहित होने लगेगा। देखिए इसी चालक को हमने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो धारा का प्रवाह किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये होता क्या है कि इसके अंदर जैसे ही ये इस कंडीशन में जब हम विद्युत धारा इस पे आरोपित नहीं किए थे तो जैसे तैसे घूम रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसको विद्युत धारा कोई विद्युत क्षेत्र लगाया, कोई बैटरी लगाया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गए, एक दूसरे के प्रति हिंड्रेंस पैदा करने लगे और अपने आप को एक डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार कर लिए। ये देखिए यहाँ पे, ये जैसे ही यहाँ पे हमने कोई मतलब बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं है, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये विद्युत धारा के विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। क्यों मूव करने लगेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो इस पे जो विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में बल लगता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। तो वहीं हमने लिख दिया कि जब चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित दिशा में बल लगाता है। बाहरी विद्युत क्षेत्र से जब उसको जोड़ा जाता है या फिर आरोपित किया जाता है या फिर बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो वो करता क्या है कि वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जिगजैग मोशन में घूम रहे थे वो सब पे बल लगता है और उस बल के वजह से एक निश्चित दिशा में वो फ्लो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का एक वेग प्राप्त होता है। जब उस वेग का औसत निकाला जाता है तो औसत वेग शून्य नहीं होता, इसी औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, विद्युत क्षेत्र कोई नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे इसका नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने कोई बाहरी सोर्स लगाया, ठीक है, बाहरी सोर्स लगाने का मतलब कि हमने विद्युत क्षेत्र वहां पे आरोपित किया या फिर बैटरी से कनेक्ट किया, तो उस कंडीशन में उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। किसके वजह से, वो विद्युत क्षेत्र के वजह से। किसके डायरेक्शन के, विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में उनकी एक वेलोसिटी होगी और उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैं परिभाषा आपको लिख दिया हूँ। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म निश्चित वेग 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड से गति करने लगते हैं, इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। सिंपल सा, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जब मतलब कोई कंडक्टर ऐसी रखा हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पे क्या क्या होता है, और जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। विद्युत क्षेत्र जैसे ही अप्लाई किया हमने तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा और उस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में गति करने लगेंगे। कितने वेग से, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करने लगेंगे। इसी वेग को अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। आइए देखते हैं अनुगमन वेग का व्यंजक यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। ये देखिए, एक कंडक्टर हमने लिया जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में क्या क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। दूसरा कंडक्टर हमने लिया जिसमें बैटरी से हमने कनेक्ट नहीं किया है, जिसका इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए जो VD होगा, इसके लिए VD = V1 + V2 + V3 एंड Vn/n। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, U1, U2, U3 एंड Un हम उसका वेग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं था।
और जब बैटरी से कनेक्ट हो गया तो उसके पास कुछ ना कुछ वेग आ गया। उस अब बैटरी से कनेक्ट होने पर उस पर आपको जीरो अब वेग नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेग यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो उस कंडीशन में इसका ये इनिशियल वेग तो ये फाइनल वेग हो गया। इसको मतलब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन का वेग v1 हो गया, v2 हो गया, v3 हो गया एंड vn हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर उससे हमने n से डिवाइड कर दिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वहाँ पे विद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी वजह से तो अगर विद्युत क्षेत्र वहाँ पर देते तो इसका भी मतलब कुछ ना कुछ वेग होता। तो हम जानते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इंटू क्यू ई होगा। Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है, F इजिकल टू ई इंटू ई है। Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो E होगा। अब देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और ये बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में। क्यों बल लगा रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो यहाँ हम एक माइनस रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम ये भी जानते हैं F इजिकल टू एम ए। यहाँ से हम कर सकते हैं A इजिकल टू F बटे में M। अब देखिए यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यानी इसका इस F का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F A इजिकल टू माइनस E कैपिटल E बटे में M। ये एक्सीलरेशन निकल गया, ये आपको थर्ड हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस वेग के कारण, यही ना वेग है, इसी वेग के कारण क्या कर रहा है कि U1 U2 U3 से हो जा रहा है V1 V2 V3। पहले आपका ये इस पे कोई हमने बाहरी विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया था, कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, तो वेग था U1 U2 U3। लेकिन जैसे ही उसको हमने अप्लाई किया तो इस एक्सीलरेशन की वजह से इस पे कुछ ना कुछ वेग आ गया, जिसके वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस त्वरण A के कारण U1, U2, U3 एंड सो ऑन UN से कितना हो जाता है, V1 हो जाता है, V1, V2, V3 एंड Vn हो जाता है समय T1, T2, T3 एंड Tn में। इतना तक तो समझ गए कि ये वाला इसी एक्सीलरेशन की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन का वेग पहले U1 था, U2 था, U3 था एंड UN था। तो इस एक्सीलरेशन के कारण उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया, V1 V2 V3 Vn, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं और टाइम भी, ठीक है। अब देखिए हम ये भी जानते हैं V इजिकल टू U प्लस AT। V इजिकल टू U प्लस AT ये 11th क्लास का है, आप लोग पढ़े होंगे। V प्लस U प्लस AT इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो V1 हम लिखते हैं सबसे पहले, V1 इजिकल टू U1 प्लस AT1, V2 इजिकल टू U2 AT2, V3 इजिकल टू U3 AT3 एंड सो ऑन Vn इजिकल टू UN ATN। अब देखिए
V1 का वैल्यू मिल गया, V2 का वैल्यू मिल गया, V3 का वैल्यू मिल गया, एंड Vn का वैल्यू मिल गया। तो इस फार्मूला में हम पुट कर सकते हैं, तो कह सकते हैं Vd इज इक्वल टू E1 के जगह, V1 के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे U1 प्लस AT1 प्लस V2 के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे U2 प्लस AT2, V3 के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे U3 प्लस AT3 एंड सो ऑन UN प्लस ATN डिवाइडेड बाई n। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन होगा, U1, U2, U3 एंड UN। इसको हम एक साइड में रखते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन UN प्लस A इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn। कैसे किया हमने, A इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, तो A को हमने कॉमन करके T1 ये अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब डिवाइडेड बाई n। अब देखिए Vd इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड UN बटे में n प्लस A T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड Tn बटे में n। ये पूरा वैल्यू 0 कैसे, यहाँ देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे वेलोसिटी ये वाला 0 रहता है। उस कंडीशन मैंने बताया था जब कोई कंडक्टर कोई बाहरी सोर्स से कनेक्ट ना हो तो उस कंडीशन में उसका एवरेज वेग जो होगा वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं, तो Vd इज इक्वल टू बच गया A, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो A और इस पूरा वैल्यू को हम लोग लिखते हैं टाउ, ये पूरा वैल्यू क्या है टाउ, तो बच गया क्या A टाउ। अब देखिए A का अब वैल्यू इसमें पुट करने पे Vd इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 से क्या होगा, Vd इज इक्वल टू, Vd का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे माइनस कैपिटल E बटे में m इंटू टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप हमसे टेलीग्राम में लिंक भेजकर आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने का कोशिश करूँगा। ये टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कभी कोई पूछा है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, श्रांति काल क्या है, या फिर इसे कोई विश्राम काल भी बोलते हैं। होता क्या है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसको आके टक्कर मारने में जो विश्राम करने का समय मिला उसी को हम श्रांति काल बोलते हैं। यानी 2 क्रमवार इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो टक्कर होता है उस समय को हम विश्राम काल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए आप। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध, और इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।